वेलकम गाइस। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं योगी को भारी पड़ी मस्जिद की खुदाई, बीजेपी सांसद को हरे रंग से नफरत। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच लाइव पर। शुरुआत करते हैं पुणे से। पुणे की एक बड़ी मजेदार घटना है। वहां की बीजेपी की सांसद हैं मेधा कुलकर्णी जी। एक दीवार थी जो हरे रंग से रंगी हुई थी। मेधा जी पेंट लेके पहुंची और उसको भगवा रंग से रंगने लगी। मतलब ये काम तो वो बिना सांसद बने भी कर सकती थी, लेकिन सांसद बनी, पैसे खर्च किए होंगे, चुनाव लड़ा गया होगा, जनता से दुनिया भर के वादे किए गए होंगे, और उसके बाद काम ये हो रहा है कि हरी दीवार पर भगवा रंग पोता जा रहा है। मुझे चिंता ये हो रही थी कि कहीं उनके परिवार में किसी बड़ी महिला, बुजुर्ग महिला ने हरी कांच की चूड़ियां उनको गिफ्ट कर दी, तब वो क्या करेंगी। या फिर किसी की शादी में गई और वहां किसी के हाथ में हरे कांच की चूड़ियां देख ली, हरे तो फिर कांच वो की क्या करेंगी। चूड़ियां। क्या वो चूड़ियां फोड़ने लगेंगी, उसकी जगह भगवा चूड़ियां पहनाने लगेंगी। और किसी सुहागन की अगर हरे कांच की चूड़ियां उन्होंने तोड़ दी, अब महाराष्ट्र का तो मुझे नहीं पता है कि वहां कल्चर क्या है, लेकिन अगर हमारे यूपी बिहार की किसी सुहागन की हरे कांच की चूड़ियों को उन्होंने हाथ लगाने की भी हिम्मत की, तो वो सुहागन उनके साथ क्या करेगी, ये सोच पाना भी बहुत मुश्किल काम है। या फिर अगर कोई हरे रंग की साड़ी पहन के जा रहा होगा तो क्या करेंगी, दुर्योधन बन जाएंगी, साड़ी नोचना शुरू कर देंगी। अगर किसी ने हरे रंग की शर्ट पहन ली होगी तो फिर क्या करेंगी, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। या किसी के घर पहुंची है और उन्होंने अपनी एक दीवाल या दो दीवाल या तीन दीवाल हरे रंग में, ग्रीन के किसी अच्छे शेड में अगर बनवाई हो तो क्या करेंगी। और हरी सब्जियां खाती होंगी या नहीं खाती होंगी, या उनके ऊपर भगवा पहले पोतती होंगी। पुणे से थोड़ी दूर पे समंदर है, नीला समंदर है, उसके किनारे हरी घास है, तो क्या समंदर के किनारे वाली घास को भी भगवा से पेंट करना शुरू कर देती होंगी। ये सांसद कर रहे हैं, हमारे पढ़े लिखे लोग होंगे, अच्छे खासे पैसे वाले होंगे, और काम के नाम पर लोगों को ना सड़क दे सकते हैं, ना बिजली दे सकते हैं, ना नौकरी दे सकते हैं, ना खाना दे सकते हैं, 5 किलो मुफ्त का अनाज दे सकते हैं, और दे सकते हैं हरी दीवार पर भगवा पुताई का सुख। ऐसे सांसद जनता चुनेगी तो फिर उसको विकास क्या मिलेगा, ये बताने की जरूरत नहीं है। और यही नाटक, ऐसा ही नाटक पूरे देश में चल रहा है। यूपी में खुदाई चल रही है लगातार, हर जगह खुदाई की चर्चा चल रही है। जहां कोई मस्जिद है, जहां कोई बावली है, हर जगह खुदाई की चर्चा चल रही है। कई सारे कुएं मिले, कहा गया कि ये बड़े प्राचीन कुएं हैं, धार्मिक कुएं हैं, मिट्टी भर गई है इसमें। अरे भाई, नल का जमाना है, कुएं से पानी पीता कौन है। एक जमाने में मेरे गांव में भी कई कुएं थे, आज बमुश्किल एक कुआं मिलेगा, या हो सकता है भाई काफी दिन हुआ मुझे गए, वो भी भर गया हो। मेरे ननिहाल में एक कुआं था, उसी से सारे घरों में पानी जाता था। बरसों हो गए उस कुएं से कोई पानी नहीं निकालता, वो भर दिया गया है। घर घर में नल लग गए, चापाकल लग गए, अब कुएं की जरूरत किसको है। तो अगर कुआं भर गया तो भर गया। हर जगह खुदाई चल रही है। पता यह चला कि संभल की मस्जिद में नीचे जो स्ट्रक्चर देखा जा रहा है, उस पर दावे हो रहे हैं कि यह तो कोई इस्लामिक स्ट्रक्चर ही था। दूसरी तरफ से दावे हो रहे हैं कि नहीं, ये नॉन इस्लामिक स्ट्रक्चर है। और इसमें अखिलेश यादव ने एक बड़ा अच्छा मजाक किया है। मजाक ही किया है, सीरियस बात तो नहीं होगी, और अगर सीरियस बात होगी तो सरकार को ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरी जानकारी में मुख्यमंत्री आवास के नीचे एक शिवलिंग है। सुनने में तो आदित्यनाथ जी कब अपने आवास में उसकी सफाई उफाई तो करवाई लिए थे, अखिलेश यादव जब निकले थे उसमें से, और योगी आदित्यनाथ गए थे तो गंगा जल से उसको शुद्ध किया गया था। रंगाई उंगाई तो खैर यूपी में आप जानते ही हैं, कुर्सी के पीछे तौलिया भी अब भगवा पड़ती है, क्योंकि योगी जी हमेशा भगवा ड्रेस में रहते हैं। तो क्या आप अपने आवास में खुदाई करवा के शिवलिंग की तलाश करना शुरू करेंगे योगी आदित्यनाथ। असल में सवाल जो उठाया है इस मजाक के माध्यम से अखिलेश जी ने, वो बड़ा सवाल है, और ये वही सवाल है जो इतने दिनों से मैं भी लगातार कह रहा हूं कि कल को कोई कहीं भी दावे कर सकता है, कोई पुरानी किताब ढूंढ के लाए और कहे कि ये जो 26 मंजिला अपार्टमेंट बना है, 15-20 मंजिला अपार्टमेंट नोएडा में बने पड़े हैं, जिसमें एक एक अपार्टमेंट में सैकड़ों घर हैं, और कहे इस अपार्टमेंट के नीचे तो एक प्राचीन मंदिर है, तो क्या सरकार पूरा अपार्टमेंट गिरवा के
और खुदाई करवा के वो मंदिर निकालने की कोशिश करेगी। सवाल यही है कि अगर कोई बड़ी इंडस्ट्री लगी हुई है जहां हजारों लोग काम करते हैं, कल को कोई पहुंच जाए कोई पुरानी सी किताब लेके कि भाई इसके नीचे तो विष्णु जी का मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, 400 साल पुराना, 700-800 साल पुराना, तो क्या उस फैक्ट्री को गिरवा कर हजारों लोगों का रोजगार छीन कर उसके नीचे खुदाई शुरू हो जाएगी? शायद रवीश ने इसको भारत खोदो अभियान कहा था। सवाल वही है कि अगर खुदाई के चक्कर में ही आप पड़े रहेंगे तो कहां कहां खुदाई करेंगे, किस किस जगह पे खुदाई करेंगे? क्योंकि दुनिया तो बॉस ऐसे ही आगे बढ़ती है। दुनिया में तो यही हुआ है, एक भीति गिरती है दूसरी भीति उठती है। नदियां अपने रास्ते बदल देती हैं, पूरी की पूरी आबादी वाली जमीन डूब जाती है और नई जमीन निकलती है जहां पर लोग बसते हैं। अब किस जमीन के गर्भ में क्या गया और क्या नहीं गया ये कोई नहीं जानता। इतिहास है ये, और इस इतिहास को आप झुटला नहीं सकते कि मध्यकाल में मंदिर भी गिराए गए, मध्यकाल में बाकी सारी चीजें भी हुई, बहुत कुछ हुआ। कितने लोग उजाड़ दिए गए, कितने लोग बसे, कितने लोग यहां से वहां चले गए, कितने लोग वहां से यहां आ गए। दुनिया भर में तब पासपोर्ट नहीं था, वीजा नहीं था, दुनिया भर में लोग आते और जाते थे। सूखा पड़ता था, लोग उठ के कहीं और बस जाते थे। मध्य प्रदेश का एक इलाका है जहां पंजाब से आके लोग बसे हुए थे किसी जमाने में, इसीलिए मध्य प्रदेश में भी मालवा मिलता है और आपको पंजाब में भी मालवा मिलता है। ऐसे कितने ही उदाहरण आपको मिलेंगे। आपको दक्षिण भारत में कोई ऐसा परिवार मिल सकता है जो 4 पीढ़ी पहले उत्तर भारत से आया हो, और ऐसे ही उत्तर भारत के किसी मंदिर में आपको ऐसा परिवार मिल सकता है जिसके पुरखे दक्षिण भारत से बुलाए गए हों वहां पर पूजा पाठ करने के लिए। और 7-8 पीढ़ियां बीतने के बाद, 4-5 पीढ़ियां बीतने के बाद भाषा भी बदल जाती है। हिंदी के जो मशहूर लेखक थे रांगे राघव, उनका परिवार भी मूलतः दक्षिण भारतीय था, लेकिन उनका परिवार राजस्थान में बसा हुआ था और रांगे राघव हिंदी के शानदार लेखक थे। तो क्या क्या तलाशेंगे आप, कहां कहां तलाशेंगे? दरअसल अखिलेश यादव यही सवाल पूछ रहे हैं। यही पूछ रहे हैं कि मान लीजिए कल को पता चले कि आपकी हवेली के नीचे कोई मंदिर है, तो क्या आप अपनी हवेली तैयार हो जाएंगे खुदवाने के लिए? और जो तमाशा चल रहा है, कल प्रोफेसर रविकांत ने एक बड़ी अच्छी बात लिखी थी कि मुस्लिम इलाका हो तो वहां थाने बनने लगते हैं। संभल में थाना बन रहा है, एकदम जामा मस्जिद के सामने ही थाना बन रहा है, बड़ी तेजी से काम चल रहा है। और दलित बस्ती हो तो वहां शराब खाने खुलवा देते हैं ताकि दलित नशे में रहे और अल्पसंख्यक मुसलमान हमेशा डरा रहे। उड़ीसा से जिस तरह की खबरें आ रही हैं, लगातार ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है। कभी आदिवासी महिलाओं को धर्मांतरण के आरोप में पीटने की खबर आती है, कभी कोई खबर आती है, कभी कोई खबर आती है। हमारे मित्र हैं अमीय पांडा, लगातार अपने सोशल मीडिया पे इस तरह की खबरें पोस्ट करते रहते हैं। तो आदिवासी, अल्पसंख्यक ये जहां हो वहां डराने की बात करो, और जहां दलित हो उनको शराब के नशे में डुबो दो। उस इलाके में शराब खाना खोल दो। दिन भर मेहनत और जलालत झेलने के बाद जब वो घर लौटे तो उसको लगे कि एक पौवा शरीर में जाएगा तो सारा दर्द भूल जाएंगे, और उसका घर तबाह होता रहे, उसका व्यक्तित्व तबाह होता रहे, एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी तक ये नशा जाता रहे। और अल्पसंख्यक हो तो वहाँ थाना बिठा दो ताकि वो डरा रहे, दबाओ उसको, और जब थोड़ा भी प्रतिरोध करे तो लाठियां चलाने के लिए पुलिस है ही। ये जो खेल देश के अंदर चल रहा है, एक रहेंगे सेफ रहेंगे के नाम पर, ये जो बांटो और राज करो की अंग्रेजी नीति अपनाई जा रही है, इसके पीछे जो मंशा है वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। मंशा बड़ी आसान है। यूपी के बारे में खबर है कि मोदी जी के योजना आयोग ने, इसी सरकार के योजना आयोग ने रिपोर्ट दी है कि उत्तर प्रदेश देश के सबसे गरीब राज्यों में शामिल हो रहा है, हो चुका है। देश के और सबसे इसका गरीब सबूत किसी को राज्यों में चाहिए उत्तर प्रदेश। तो नोएडा, गुड़गांव, कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई, किसी भी बड़े शहर के झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके में चले जाइए और जाकर देखिए वहां कहां से आकर लोग रह रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं,
और एकदम दरिद्र वाली दशा में वहां पर जीवन गुजार रहे हैं। और आपको पता चलेगा वो यूपी से हैं या बिहार से हैं। यूपी। सबसे ज्यादा उम्मीद यही है कि वो यूपी, बिहार, उड़ीसा और इस तरह के स्टेट से हों। तो ये छुपाना है, नौकरी देना नहीं है। बिहार में बीपीएससी के छात्रों ने आंदोलन किया तो उन पे लाठी चल गई। नौकरी आपको देना नहीं है, रोजगार देना नहीं है, कोई और इंतजाम कर नहीं सकते, तो बस डर और नशा ये दो चीजें हैं जिनके आधार पर आप लोगों को कंट्रोल करके रखो। किसी को शराब का नशा, किसी को धर्म का नशा, किसी को पावर का नशा, किसी को जाति का नशा और किसी को खुदाई का नशा कि हर मस्जिद के नीचे खोद के उसको मंदिर निकालना है। मिले ना मिले, हकीकत तो यह है कि राम मंदिर की खुदाई में भी कुछ मिला नहीं था जिससे आप कह सकें कि यहां पर कुछ है। जन भावनाओं को सामने रखते हुए कोर्ट ने फैसला दिया था। शायद इन्हें लगता है कि ऐसे ही बार बार भावनाओं को उभार के लोगों की गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी और उत्तर प्रदेश सरकार की भयानक असफलता को छुपाया जा सकता है। आप अगर आंख मूंदे रहेंगे तो वो छुपाए रहेंगे, आंख खोलेंगे तो आपको भी सब साफ साफ दिखाई देगा। आज के लिए इतना ही। गाइस, मतलब भगवान जी ऊपर नहीं है, मस्जिदों के नीचे हैं। तभी तो चारों तरफ खुदाई चल रही है। अभी ऊपर नहीं है भगवान जी, मस्जिदों के नीचे जाकर मिलेंगे। बताओ, राम मंदिर में भी जो बाबरी मस्जिद थी उसके नीचे राम मंदिर का कुछ भी नहीं था। अब सुनने में आ रहा है, यही बोल रहा था ना अभी, कि एक भी सबूत नहीं था वहाँ पे कि इससे पहले कोई मंदिर हुआ करता था। उसके बाद भी मस्जिद को शहीद करके मंदिर बना दिया गया। मुसलमानों ने कुछ नहीं कहा कि चलो तुम्हारी उसमें आस्था है, तुम इतना मानते हो, उस जमीन को तो छोड़ दिया, अब इसके बाद कुछ नहीं होगा। लेकिन उसके बाद भी अब जगह जगह शुरू हो गया यही। संभल जामा मस्जिद के नीचे आपका ज्ञान वापी हो गई। अब तो अजमेर दरगाह को भी ऐसी बोलने लगे कि दरगाह के नीचे भी कोई मंदिर हुआ करता था। बकवास। मतलब भगवान जी ऊपर नहीं, मस्जिदों के दरगाहों के नीचे हैं। तो गाइस, यही था वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन से ले लेना। अल्लाह हाफिज़।